गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू पुलिस वाला क्लासेस। डेली करंट अफेयर्स की क्विज में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 12 अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज 16th एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस इनॉग्रेटेड। क्वेश्चन कह रहा है कि एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया, इसको किस जगह पे इसका इनॉग्रेशन हुआ है। ऑप्शन 1 दिल्ली, ऑप्शन 2 वारंगल, ऑप्शन 3 हिसार, ऑप्शन 4 कोची। तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर 4 कोची, यानी केरल के कोची में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। ये 16th नंबर की साइंस कांग्रेस है जिसका 10th से लेके 13th अक्टूबर 2023 के बीच में इसको इनॉग्रेशन किया गया है। कोची केरला इसका वेन्यू था। इसका मेन एम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्री फूड सिस्टम्स फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी जो भी हमारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उसको इस तरीके से हमें मोल्ड करना है ताकि जो हमारा फूड सिस्टम है वो सस्टेनेबल रहे और हम अपने जो हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प मिले। इसको इनॉग्रेट किया है यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग श्री परषोत्तम दास जी ने। बाकी द कांग्रेस विल फोकस ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्री फूड सिस्टम्स फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली आयुष शेट्टी का ये पिक है। इन्होंने अभी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2023 में ही हैज वॉन द ब्रॉन्ज मेडल। ही इज एसोसिएटेड टू विच स्पोर्ट। सो आयुष शेट्टी, जिसका आप ये पिक देख पा रहे हैं, इन्होंने अभी वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2023 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? द फर्स्ट ऑप्शन इज रेसलिंग, सेकेंड बैडमिंटन, थर्ड टेनिस एंड फोर्थ गोल्फ। द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 बैडमिंटन। तो ये एक बैडमिंटन प्लेयर हैं जिन्होंने अभी वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। अगर हम बात करें वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप की तो ये इस साल स्पोकेन यूएसए में हुई थी। इसका वेन्यू है स्पोकेन यूएसए एंड दिस वाज इंडियाज 11th मेडल एट द जूनियर बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। ओवरऑल जब से वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन स्टार्ट हुआ है 1992 से, इंडियन बैडमिंटन प्लेयर्स ने 1 गोल्ड 4 सिल्वर्स और 6 ब्रॉन्ज मेडल्स टोटल अपने नाम किए हैं। Next question is, which of the following institution has released the compilation of statistical performance indicators? इन options में से कौन सी ऐसी institution है जिसने statistical performance indicators के compilation को release किया है? Option being first, International Monetary Fund, second, Central Statistical Office Organization, third, Asian Infrastructure Investment Bank and the fourth is World Bank. इस पिक से आप आइडिया लगा सकते हैं, द आंसर विल बी वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने अभी स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के कंपाइलेशन को रिलीज किया है। क्या है स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडिकेटर? लेट अस हैव अ लुक ऑन इट। वर्ल्ड बैंक स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडिकेटर यानी एसपीआई को कंपाइल करता है। क्यों? ताकि जो भी हमारे नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम्स हैं अक्रॉस 174 कंट्रीज, उनकी परफॉर्मेंस को असेस किया जाए, यानी जो स्टैटिस्टिकल डेटा है वो किस तरीके से उनका परफॉर्मेंस है, इसको एनालाइज करने के लिए वर्ल्ड बैंक स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिलीज करता है। अभी वर्ल्ड बैंक ने जो एसपीआई रिलीज किया है उसमें इंडिया की रैंक है 67 आउट ऑफ 174 कंट्रीज और ये जो इंडिकेटर है ये 2019 का है। इट इज बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ 5 डायमेंशंस ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि जो भी इंडिकेटर्स होते हैं, जो भी इंडेक्स होते हैं, उनके कुछ डायमेंशंस होते हैं जिसकी बेसिस पे उनका असेसमेंट होता है। तो इसके असेसमेंट हो रहा है आपका 5 डायमेंशंस पे, और वो 5 पिलर्स क्या हैं आपके स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडिकेटर के? फर्स्ट इज डाटा यूज, डेटा सर्विसेज, डेटा प्रोडक्ट्स, डेटा सोर्सेज एंड डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। Okay, let's now talk about some factual information of World Bank. World Bank के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो World Bank is an international financial institution जो कि लो इनकम कंट्रीज या मिडिल इनकम कंट्रीज को कि इस गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है कैपिटल प्रोजेक्ट्स का जनरेशन करने के लिए। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ था आपका 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में
और अभी इसके प्रेसिडेंट हैं अजय बंगा। अजय बंगा डेविड मालपास को रिप्लेस करके इसके प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। और चीफ इकोनॉमिस्ट की बात करें तो वो है इंदरमित गिल। सो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज साइक्लोन 2023 was conducted by Indian Navy in which state? अभी इंडियन नेवी ने साइक्लोन 2023 एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है, तो उसे किस स्टेट में कंडक्ट किया है? साइक्लोन एक्सरसाइज स्टूडेंट्स पहले भी इजिप्ट और इंडिया के बीच में कंक्लूड हो चुकी है। एक्चुअली वो एक्सरसाइज इंडियन आर्मी ने कराई थी और ये एक्सरसाइज आपकी इंडियन नेवी कंडक्ट कर रहा है। तो इसमें ऑप्शंस है आपके पास गोवा, तमिलनाडु, केरला या महाराष्ट्र। तो कहाँ किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा में। तो इंडियन नेवी ने अभी साइक्लोन एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है गोवा में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे रिलेटेड है वो है इट इज अ डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज, यानी कि डिजास्टर्स के समय पे किस तरीके से कोलैबोरेशन करके आर्मीज डिजास्टर मैनेज कर सकती हैं, उसके लिए डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जा रही है। इसको बेसिकली डिजास्टर्स के टाइम पे आपको डिजास्टर्स के टाइम पे कैसे कोलैबोरेट किया जाए, कैसे लोगों की मदद की जाए, उस समय से कैसे उस फेज से गुजरा जाए, उसके लिए डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है। दिस एक्सरसाइज हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम गोवा। अपार्ट फ्रॉम द नेवी, यानी नेवी के अलावा एयरफोर्स, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द स्टेट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस एक्सरसाइज। यानी सिर्फ नेवी ही नहीं, नेवी के अलावा एयरफोर्स, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेज और डिजास्टर मैनेजमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहला एडिशन इस एक्सरसाइज का कंडक्ट कराया गया था 2015 में। एक्चुअली स्टूडेंट्स, डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज में अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो ये एक्सरसाइजेज डिजास्टर मैनेजमेंट को फोकस करके कंडक्ट कराई जाती है। और भी एक्सरसाइजेज हैं जो इंडिया और दूसरे कंट्रीज के बीच में होती है, उनके रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो उसी तरीके से ये एक पर्टिकुलर फोकस करती है आपके डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ। होप सो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन हैज रिलीज्ड the Trade and Development Report 2023. So this is Trade and Development Report 2023. इसको रिलीज किया है किसने? ऑप्शंस यू आर हैविंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, UNCTAD, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट या नीति आयोग। तो ऑप्शन इज UNCTAD। ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हो UNCTAD, जो कि यूनाइटेड नेशंस का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट को रिलीज करता है। स्टूडेंट्स, आई वांट टू जस्ट ऐड समथिंग। वर्ल्ड बैंक के बारे में हमने पढ़ा। वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को रिलीज करता है। दिस कैन बी अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सो मैंने इसलिए सोचा आपको यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक। और यहाँ हम बात करें ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट की, तो इसको रिलीज करता है अंकटाड। इसको अंकटाड बोलते हैं। अंकटाड की बात करें तो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका फॉर्मेशन हुआ है 1964 में। हेडक्वार्टर्स है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। फिर क्वेश्चन है, क्या इज इंडिया अ मेंबर? क्या इंडिया अंकटाड का मेंबर है? तो यस, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ अंकटाड। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल आउटसाइड इंडिया हैज बीन बिल्ट इन विच कंट्री? यानी कि वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल इंडिया के बाहर कहाँ बनाया गया है? तो इंडिया के बाहर कहाँ बनाया है? श्रीलंका, अमेरिका, वियतनाम या नेपाल? तो ये बनाया गया है अमेरिका के न्यू जर्सी में। यानी इंडिया के बाहर वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल इज बीइंग बिल्ट इन न्यू जर्सी। दिस टेम्पल हैज बीन बिल्ट इन न्यू जर्सी, अमेरिका। इस टेम्पल का नाम है अक्षरधाम टेम्पल। ये अक्षरधाम टेम्पल है जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया है BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। किसके लिए डेडिकेटेड है? इस टेम्पल को डेडिकेटेड है स्पिरिचुअल गुरु लॉर्ड स्वामीनारायण के लिए। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड इट हैज बीन डिजाइन अकॉर्डिंग टू एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स इन इंडियन कल्चर। यानी कि हिंदू स्क्रिप्चर्स एंड इंडियन कल्चर को बैक ऑफ द माइंड याद रख के उसको डिजाइन किया गया है। अगर ये आउट ऑफ इंडिया वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है, तो बात होती है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल कहाँ है? तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है कंबोडिया में, जो कि लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। एंड द टेम्पल्स नेम इज अंगकोर वॉट टेम्पल।
So largest Hindu temple in the world, Angkor Wat temple, dedicated to Lord Vishnu in Cambodia, and the second largest Hindu temple, Akshardham temple in New Jersey, America. अगर हम बात करें अंकोर वॉट टेम्पल की, तो इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था एम्परर सूर्यवर्मन सेकंड। सूर्यवर्मन सेकंड ने इसको कंस्ट्रक्ट कराया था। ये कंबोडिया के एम्परर थे और इन्होंने 1112 से लेके 53 AD तक रेन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेवरेंस रोवर हैज रिसेंटली कैप्चर्ड डस्ट डेविल इन विच प्लैनेट? तो बात हो रही है यहाँ पे परसेवरेंस रोवर की। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, परसेवरेंस रोवर है जो नासा का एक रोवर है। नासा ने इसको किस प्लैनेट पे भेजा है वहां के सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए, जिसको अभी डस्ट डेविल का नाम दिया गया है, यानी इसने डस्ट डेविल के सैंपल्स को कैप्चर किया है। तो ये आपके पास ऑप्शंस है मार्स, जुपिटर, सैटर्न या वीनस। तो आंसर विल बी मार्स। परसेवरेंस रोवर को एक्चुअली मार्स पर ही भेजा गया है और ये नासा के मार्स मिशन 2020 का पार्ट है, जिसमें ये कार साइज यानी कार की एक शेप के बराबर मार्स रोवर को मार्स पे भेजा जाएगा वहां के जेजेरो क्रेटर को स्टडी करने के लिए। और इसने अभी हाल में वहां से कुछ 10 सैंपल्स भी भेजे हैं। एक्चुअली इसका निकनेम्ड है पर्सी। इसका मेन टास्क जो इसे असाइन किया गया है वो है मार्स की जियोलॉजी को पढ़ना, वहाँ की ज्योग्राफी को पढ़ना, एंड जो भी एंशिएंट माइक्रोबियल लाइफ पहले वहाँ रह चुकी है या रॉक सैंपल्स हैं उनके कुछ साइंस को कलेक्ट करना। लेट्स सी सम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट मार्स। ये फोर्थ प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, रेड प्लैनेट के नेम से इसे जाना जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसके 2 मून्स हैं जो कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है एंड इट इज आस्क्ड इन मैनी एग्जाम्स। The first moon is Phobos and the second one is Deimos. The most important factual information ever. Next, Shrestha scheme has been launched by which ministry? बात कर रहे हैं यहाँ पे श्रेष्ठ स्कीम के बारे में। तो first let us know the full form of Shrestha. Shrestha means scheme for residential education for students in high schools in targeted areas. Okay, targeted areas में हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रेजिडेंशियल एजुकेशन की स्कीम। रेजिडेंशियल एजुकेशन मतलब एजुकेशन के साथ साथ हॉस्टल फैसिलिटीज भी दी जाएंगी, यानी टारगेटेड एरियाज में हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल की फैसिलिटी दी जाएगी, यानी एजुकेशन एंड हॉस्टल की फैसिलिटी एक साथ उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगी। तो श्रेष्ठ स्कीम की बात हो रही है, तो लेट्स फर्स्ट सी कि ये स्कीम लॉन्च किस मिनिस्ट्री ने की है। ऑप्शन 1 मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ऑप्शन 2 मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर, ऑप्शन 3 होम मिनिस्ट्री या ऑप्शन 4 मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसे लॉन्च किया है। इसका मेन एम है जो स्टूडेंट्स शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं उनको हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, रेजिडेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करना, हाई क्वालिटी की एजुकेशन देना, और एजुकेशन सेक्टर में जो भी एससी डोमिनेंट एरियाज यानी ऐसे एरियाज जहाँ पे शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है वहां पे अपना इस डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को रीच पहुंचाना, उसकी रीच बढ़ाना। बेसिकली श्रेष्ठ स्कीम एक्चुअली बिलोंग करती है एजुकेशन सेक्टर से, जिसमें एससी डोमिनेंट एरियाज में जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस स्कीम का फायदा मिल सके, इसकी रीच वहां तक पहुंचे और जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन में वो उनको स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड इज सेलिब्रेटेड ऑन ऑप्शन 1 फर्स्ट 10th October, 11th October, 12th October या 13th October. So it is celebrated on 11th October and it is the very important day for us. Actually इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। Why? As we all know, दैट वो हमारी कंट्री इंडिया हो या फिर आउटसाइड द वर्ल्ड, जेंडर इनइक्वालिटी एक बहुत ही बड़ा इशू है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जेंडर इनइक्वालिटी के इशू को एड्रेस करने के लिए ये हम बनाते हैं इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। इसका मेन एम है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स राइट्स, यानी कि गर्ल्स को अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, एंड टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, जो कि मैंने अभी आपको बताया। दिस इज द मेन इशू वी आर फेसिंग नाउअडेज, चाहे वो इंडिया हो या आउट ऑफ द वर्ल्ड हो, ये एक यूनिवर्सल इशू है। इसकी थीम इस बार की रही है इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स
our leadership, our well-being. So this theme is going to be very important. So note down it. की सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि ये जो डे है क्यों सेलिब्रेट किया जाता है. फर्स्ट, टू एम्पावर गर्ल्स. आज की जो गर्ल चाइल्ड है वो कल एम्पावर्ड वुमेन बन सके, ये इसका मेन फोकस रहता है. जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना, गर्ल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना और गर्ल्स में इन्वेस्टमेंट करना, यानी उनकी एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना और उनको डाइवर्स फील्ड्स में उतारना ताकि वो आगे उस चीज को कैरी ऑन कर सके और खुद को एम्पावर कर सके. बट मेन इशू जो हमें यहाँ एड्रेस करते हैं इस डे के टुवर्ड्स वो है जेंडर इनइक्वालिटी का इशू. नेक्स्ट, which state in India has recently become the fourth state to implement the e-cabinet system. तो e-cabinet system को implement करने वाला भी fourth state कौन सा बन गया है, यानी पहले भी 3 states ऐसे हैं जो इसको implement कर चुके हैं, but here we are talking about the fourth state. So the answer will be Tripura. ये है त्रिपुरा की स्टेट असेंबली की बिल्डिंग एंड यहाँ के सीएम है मणिक शाह. उन्होंने अभी रिसेंटली स्टेट की ई कैबिनेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया. क्यों किया ई कैबिनेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस? क्योंकि इससे पेपरलेस कैबिनेट मीटिंग्स कंडक्ट कराई जाएंगी, यानी इन्वायरमेंट फ्रेंडली मीटिंग्स कंडक्ट कराई जाएंगी. कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जाएगा थ्रू द यूज ऑफ डिजिटल टैबलेट्स, यानी मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स के जो भी इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं वो भी पेपर पे होते थे, लेकिन अब डिजिटल इंडिया का टाइम है और वो स्विच कर रहे हैं डिजिटल टैबलेट्स पे. इसीलिए यहाँ पे त्रिपुरा में ई कैबिनेट सिस्टम को लाया गया, इंट्रोड्यूस कराया गया है. सो हमने बात किया कि ये फोर्थ स्टेट है ऐसा करने वाला, यानी इससे पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश ने भी इसको अडॉप्ट किया है. त्रिपुरा फोर्थ स्टेट के साथ साथ सेकेंड स्टेट है जो कि नॉर्थ ईस्ट में जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया है आफ्टर अरुणाचल प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री प्रेसाइडेड ओवर द 2023 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी COP28 कहाँ होने वाली है? ये होगी यूएई के दुबई में. ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. यूएई के दुबई में इसको कंडक्ट कराया जाएगा 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच में. This international conference will bring together the signatory countries of the UN Framework Convention on Climate Change as well as climate actors. यानी जो भी UNFCCC की signatory countries हैं और climate actors हैं वो collaboration में आएंगे and they will talk about the climate change and other issues which our country is facing right now, which the world is actually facing right now. चाहे फिर वो green house gases हो, ozone layer हो, climate change हो, every aspect will be discussed here. तो इसका इम्पोर्टेंट वेन्यू है, आपको याद रखना है, ये है दुबई में इसको कंडक्ट कराया जाएगा COP28 को. नेक्स्ट है, हु हैज बीन अवॉर्डेड ऑनरी डॉक्टरेट डिग्री बाय JNU. कल के ही करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था सामिया सुलुहु हसन जो कि तंजानिया की प्रेसिडेंट है, ये अभी इंडिया की विजिट पे है और इनको ही JNU ने ऑनरी डॉक्टरेट डिग्री अवार्ड की है. पिक्चर में आप देख सकते हैं, शी हैज बीन अवॉर्डेड विद द डॉक्टरेट डिग्री बाय जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश की फर्स्ट सोलर सिटी कहाँ बन रही है? तो ये ऑप्शंस हैं बरेली, अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी. तो ये बन रही है आपकी अयोध्या में. यूपी की फर्स्ट सोलर सिटी, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट is working tirelessly to transform the historic town into the state's first solar city. तो इस पे कौन वर्क कर रहा है? ये कर रहा है उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट, यानी इसके इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मेन हेड है वो UPNEDA होगा. अकॉर्डिंग टू सोलर एनर्जी पॉलिसी, देखिए एक सोलर सिटी को कैसे डेजिग्नेट किया जा सकता है, हम किस सिटी को सोलर सिटी कह सकते हैं? तो सोलर एनर्जी पॉलिसी के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा शहर जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी के डिमांड के 10% को अगर रिन्यूएबल पावर के थ्रू कंज्यूम कर रहा है तो फिर वो सिटी सोलर सिटी कहलाएगा. यानी कि कोई भी सिटी की अगर 10% इलेक्ट्रिसिटी डिमांड रिन्यूएबल पावर से आ रही है तो दैट विल बी डेजिग्नेटेड एज अ सोलर सिटी, और ये सोलर एनर्जी पॉलिसी के अकॉर्डिंग है. बाकी एक इंफॉर्मेशन है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, और इट इज बीइंग आस्क्ड इन एग्जाम्स. अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन विच बैंक मतलब किस रिवर की बैंक पे अयोध्या सिचुएटेड है? तो ये है आपका सरयू रिवर पे. नेक्स्ट, हु हैज वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट 28th बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल. बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में लेट्स हैव सम इंफॉर्मेशन. बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हर साल बुसान यानी साउथ कोरिया के बुसान में होता है. ये जगह है साउथ कोरिया में, और ये एशिया में होने वाले सबसे
इम्पॉर्टेंट फिल्म फेस्टिवल में से एक है, एशिया में होने वाले। ठीक है, इसका मेन फोकस होता है कि जो भी एशियन कंट्रीज में न्यू फिल्म्स आई हैं, नई मूवीज बनी है, या कोई पहली बार कोई डायरेक्टर है, उनको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इंट्रोड्यूस कराना। तो इस बार इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है करिश्मा तन्ना जी ने। शी इज करिश्मा तन्ना, यहाँ पे आप इनका फोटो देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे करंट अफेयर्स आज के यहाँ पे एंड होते हैं, लेकिन मैं इसको एंड करना चाहती हूँ एक क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। व्हेन इज वर्ल्ड डिसलेक्सिया अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड, यानी वर्ल्ड डिसलेक्सिया अवेयरनेस डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शंस आर 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर। आपको बताना है कि किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार की इसकी थीम क्या थी, और डिसलेक्सिया अवेयरनेस डे क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। बाकी ये हमारा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पुलिस वाला क्लासेस पे अवेलेबल हो जाएगा, वहां से आप इस पीडीएफ को अवेल कर सकते हैं, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप चाहें तो अपने किसी कॉपी में या नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हैं। थैंक यू।